नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे गर्भावस्था की विशेष स्थिति के दौरान पोषण। इसके पहले की यूनिट हमने पहले के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देखें। आइए आज हम देखते हैं गर्भावस्था की विशेष स्थिति के दौरान पोषण। गर्भावस्था की जो विशेष स्थिति होती है उसमें हमें कौन कौन से पोषण लेने होते हैं। हमारे जीवन काल जो होता है प्रत्येक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। प्रत्येक अवस्थाएं तो जो होती है वो अस्थायी रूप से होती हैं, लेकिन जो कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं वो अस्थायी रूप से होती हैं, इसलिए इनको विशेष अवस्था कहा जाता है। जैसे गर्भावस्था, धात्रीवस्था, ऑपरेशन की अवस्था, दुर्घटना की अवस्था। तो ये कुछ विशेष स्थितियाँ हो गई हमारे जीवन काल की। तो जैसे ये विशेष स्थितियाँ होती हैं वैसे इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है। जो जीवन की प्रत्येक अवस्थाएं हो गई उस अवस्थाओं से ज़्यादा इन अवस्थाओं में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए हम देखते हैं गर्भावस्था का परिचय। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का होना गर्भाशय गर्भ प्लस अवस्था को संदर्भित करता है। इनके पश्चात एक स्त्री शिशु को जन्म देती है। सामान्यतः यह अवस्था स्त्रियों में 9 माह तक रहती है, जिसे गर्भवती महिला कहा जाता है। कभी कभी संयोग से एकाधिक गर्भावस्था में अस्तित्व में आ जाती है, जिनसे एक से अधिक जुड़वा संतानों का जन्म होता है। इस तरीके से जो गर्भावस्था की अवस्था होती है वो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, 3 अवस्थाओं में गर्भावस्था हो सकता है। इसीलिए इसे अस्थायी अवस्था भी कहा जाता है। उसके आगे देखते हैं। गर्भावस्था एक अस्थायी अवस्था है। जैसा कि मैंने कहा कि ये अस्थायी अवस्था होती है। उसके बाद कारमाइकेल के अनुसार यह समय कम से कम 180 दिन एवं अधिकतम 334 दिन का हो सकता है। उसके बाद गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन काल का अस्थायी काल होता है। गर्भ धारण करने की सामान्य आयु 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक कभी भी गर्भावस्था हो सकता है। जब माता के गर्भाशय में एक निषेचित अंडाणु कोशिका वृद्धि व विकास द्वारा एक सुंदर, स्वस्थ एवं सजीव शिशु का रूप धारण करता है, वह अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद है गर्भावस्था एक विशिष्ट अवस्था। इसे विशिष्ट अवस्था भी कहा जाता है। गर्भावस्था अस्थायी होने के साथ साथ विशिष्ट भी होती है। इस अवस्था में एक निषेचित अंडाणु कोशिका 9 माह की यात्रा में सर्वप्रथम एक भ्रूण एवं इसके बाद गर्भस्थ शिशु का अंडाणु कोशिका 9 माह की यात्रा में सर्वप्रथम ग्रहण करता है, जिसका भार या वजन जन्म के समय 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। जैसे कि मैंने बताया 2.5 से 3.5 या 3 किलो का जो बच्चा होता है वो स्वस्थ माना जाता है। उसके नीचे का जो बच्चा होता है वो अंडरवेट तथा कुपोषित बच्चा माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान माँ एवं शिशु दोनों में वृद्धि व विकास विशिष्ट परिवर्तनों की अवस्थाओं से गुजरता है। इसीलिए गर्भावस्था को अस्थायी एवं विशिष्ट अवस्था की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रसव पूर्व विकास या गर्भकालीन विकास की अवस्था है। प्रसव पूर्व विकास मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वह प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाती है। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था तथा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसमें देखिए भ्रूण जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण गर्भ में विकसित होता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक अंडाणु एवं शुक्राणु मिलते हैं तथा युग्मनज बनाने के लिए निषेचन से गुजरते हैं। इसीलिए गठित युग्मनज बिना किसी महत्वपूर्ण वृद्धि एवं कोशिकीय भेदभाव के कई समसूत्री विभाजनों से गुजरता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। गर्भकालीन विकास एक माता के गर्भाशय में एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। इसे गर्भावस्था या गर्भ का समय कहा जाता है। गर्भावस्था का जो प्रसव पूर्व प्रक्रिया होती है, आइए देखते हैं वो 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है डिम्बावस्था। ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होती है। गर्भाधान की अवस्था वह अवस्था कहलाती है जब बच्चे का भ्रूण के रूप में जन्म शुरू होता है, तब वह गर्भाधान की अवस्था कहलाती है। यह
स्टार्टिंग से लेकर के 2 सप्ताह तक यानी 15 दिनों तक होता है डिम्ब अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे का आकार होता है वो आलपिन के हेड के बराबर होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। जैसे जो आलपिन होता है उसका जो हेड वाला पोर्शन होता है उतना बड़ा होता है। उसके बाद 15 दिन के बाद बच्चा दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है जिसको भ्रूणावस्था कहा जाता है। यह दूसरे सप्ताह से 2 माह तक चलता है। यह मतलब 15 दिन से लेकर के 2 माह तक चलता है। यह अवस्था बहुत ही विशेष अवस्था होती है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक अंग होता है वह बनना शुरू होता है। जो भी अंग उसके बनना होता है वह इसी दूसरे सप्ताह से 2 माह के अंदर में बनता है। उसके बाद तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था। यह अवस्था 2 माह से शुरू होकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक यह अवस्था होती है। यह अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है क्योंकि भ्रूणावस्था में जो अंग बने होते हैं इन अवस्था में उसी अंगों का विकास होता है तथा विकास होने के बाद ही बच्चे का हाथ, पैर, आँख, नाक, हेड, वो जो बॉडी होती है उसको वो विकास होकर के लगभग 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक जो है पहुंचती है। तो इसीलिए गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देते हैं गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन। जो गर्भावस्था का समय होता है उसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगर शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एक सामान्य होते हैं और एक विशेष होते हैं। सामान्य में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन विशेष जो स्थिति होती है उसमें थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। एक शिशु का अपने परिवार में आना अत्यंत सुखदायक होता है। गर्भकालीन अवस्था द्वारा गर्भकालीन विकास होता है। मानव जीवन की पहली एवं मुख्य अवस्था होती है। गर्भाधान से लेकर के शिशु के जन्म होने तक यह अवस्था चलती है। जन्म से पहले गर्भकालीन विकास अति तीव्र गति से होता है, मुख्यतः शारीरिक विकास जिसमें समस्त शारीरिक अंगों का विकास होना शामिल होता है। उसके बाद हम देखते हैं गर्भावस्था में सामान्य परिवर्तन। जो सामान्य परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे मासिक धर्म का रुक जाना। जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है वह मासिक धर्म का रुक जाना। गर्भावस्था का जो लक्षण है इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, मासिक धर्म का रुक जाना। उसके बाद हम देखते हैं स्तनों में परिवर्तन। स्तनों में परिवर्तन के क्या, स्तनों का आकार जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्रोथ होने लगती है। उसके बाद है मूत्र विसर्जन की आवृत्ति में वृद्धि। मतलब मूत्र विसर्जन की जो आवृत्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब 2 बार जाने की जगह पे 5 बार 6 बार जाना पड़ता है। जाने की आवृत्ति में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद देखते हैं जी मिचलाना एवं उल्टी होना। आधारीय शरीर तापमान। इसमें जो शारीरिक तापमान होता है वो सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं गर्भाशय के आकार, आकृति एवं स्थिति में परिवर्तन। जो गर्भाशय का आकार होता है, आकृति होती है, उसकी जो कंडीशन होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद देखते हैं वजन में वृद्धि, वजन बढ़ जाता है। जैविक जाँच, जैविक जाँच में उसके बाद देखते हैं वजन में वृद्धि होती है। उसके बाद जैविक जांच। जैविक जांच में क्या है कि जैसे रक्त या मूत्र की जांच होती है तो जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं है। उसके बाद अत्यधिक निद्रा, निद्रा में बढ़ जाती है। उसके बाद लार का अत्यधिक श्रावण होना। श्रावण होना जैसे किसी खट्टे या मीठे फल को देख करके अधिक लार का आना। उसके बाद देखते हैं भ्रूण की उपस्थिति के उत्पन्न संकेत। इसमें भ्रूण की उपस्थिति के संकेत मिलने लगते हैं, जैसे चौथे माह से लेकर के उसमें कुछ हलचल होने लगती है। इससे पता चलता है कि जैसे भ्रूण की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। उसके बाद अगला योनि नीला पड़ जाना, नीला पड़ जाता है। उसके बाद त्वचा में परिवर्तन होता है। त्वचा में परिवर्तन होकर के जैसे चेहरा जो होता है वो कुछ पीला हो जाता है। आँखों तथा ओठों के आसपास का कुछ रंग जो है काला दिखाई देने लगता है, इस तरीके से। उसके बाद थकान का बढ़ना। इसमें थकान बढ़ जाता है क्योंकि गर्भाधारण के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण जो गर्भवती महिला होती है उसको बहुत ही ज़्यादा थकान का अनुभव होता है। उसके बाद हम देखते हैं गर्भावस्था पे मुख्य आंतरिक परिवर्तन या विशेष परिवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, इसमें वजन में वृद्धि हो जाती है। जो गर्भवती महिला होती है उसका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद उपापचयात्मक परिवर्तन। उपापचयात्मक परिवर्तन जैसे पोषण स्तर की मांग, स्तनपान के अतिरिक्त पोषण की मांग, गर्भाशय के वृद्धि एवं विकास के लिए उपचयात्मक
परिवर्तन जो होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, जैसे बार बार जो है जाना पड़ता है तो मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण में परिवर्तन, जो रक्त परिसंचरण होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला है श्वसन संबंधी परिवर्तन। श्वसन संबंधी परिवर्तन जैसे भार में, वजन में जब बढ़ोतरी हो जाती है, तो जैसे सीढ़ी चढ़ने के बाद, उतरने के बाद जैसे हांफा जैसे आने लगता है, तो श्वसन में भी परिवर्तन आ जाता है कि श्वसन गति जो है वो तीव्र गति से चलने लगती है। उसके बाद आगे देखते हैं हार्मोन्स में परिवर्तन। बहुत ही हार्मोन्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, नाड़ी संस्थान में भी परिवर्तन आ जाता है। अगला है योनि मार्ग, ग्रीवा एवं गर्भाशय में परिवर्तन। इसमें साफ साफ परिवर्तन देखने को मिलता है कि 3x2x1 होता है। तो इसमें क्या है, परिवर्तन बढ़ करके क्या हो जाता है, 12x9x8 हो जाता है। तो इससे साफ परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला है पेशी व कंकाल तंत्र में परिवर्तन। इसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें विशेष तथा सामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं गर्भावस्था के दौरान समस्याएं। जो गर्भधारण की अवस्था होती है उसके दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। जैसे गर्भधारण एक सामान्य या स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ अवधि में लगभग सभी स्त्रियों में हार्मोनल परिवर्तन के कारण गर्भकालीन अवस्थाओं से समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्रातःकालीन वमन, भोजन के प्रति अरुचि, पाचन संबंधी समस्याएं, रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, शारीरिक सूजन, पैरों में बांटे आना मतलब ऐंठन आना आदि समस्याओं के कारण गर्भवती स्त्री असुविधा एवं बेचैनी का अनुभव करती है। ये कुछ ऐसी सामान्य समस्याएं होती हैं जो सभी गर्भवती महिलाओं को देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इसके अलावा भी कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला है अवसाद। अवसाद एक मानसिक दिक्कत होती है। जैसे इसमें इसे गंभीर मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जैसे समस्या के कारण गर्भवती स्त्री महिला उदास हो जाती है, उसके मन में निराशा होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन तथा सोने में कठिनाई व अधिक नींद आने और भूख में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके समाधान में देखेंगे तो समाधान में क्या है कि मानसिक डिसऑर्डर है तो उसको जो है जो पारिवारिक माहौल होता है उसको अच्छा बनाने से इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तथा गर्भवती इस महिला को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि वो डिप्रेशन में ना जाए तथा बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना करे तथा वो हंसती रहे इस तरीके। उसके बाद अगला है कब्ज। कब्ज में क्या समस्या होती है, जैसे नॉर्मल हार्मोन्स परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, गर्भवती महिला की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त रेक्टम तथा गर्भाशय पर दबाव पड़ने की वजह से कब्ज में समस्या आने लगती है। समाधान में क्या है कि गर्भवती में फाइबर युक्त रेशों को ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त रेशे जो होते हैं उससे जो होती है हमारे आंतों की सफाई होती है तथा उससे कब्ज की समस्या जो होती है वो दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगला है थकान का होना। ये तो एक सामान्य सी समस्या होती है, क्योंकि थकान क्या है कि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण थकान होना आम बात हो जाती है। अधिकतर महिलाएं गर्भावस्था में शुरुआती महीनों तथा आखिरी चरण में शारीरिक तौर पर थकान का अनुभव करने लगती हैं। समाधान क्या है, थकान का समाधान ये है कि जब ज़्यादा थकान महसूस हो रही है तो उसमें जाकर के आराम कर लें। उसके बाद अगला है नाक व मसूड़ों से खून आना तथा सूजन आना। इसमें भी समस्याएं आने लगती हैं। जो नाक की पेशियां होती हैं वो सूज जाती हैं तथा मसूड़ों के ऊतकों से सूख जाने के कारण उसमें रक्त वाहिकाएँ फैल जाती हैं तथा जिससे खून बहने की समस्या होती है। इसका एक कारण गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी होता है। इसकी समाधान ये है कि इसमें जो है तरल पदार्थ को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए तथा पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। इससे जो है शरीर हाइड्रेट रहेगा और मसूड़े के ऊतकों के सूखने की जो जोखिम होती है वो बहुत ही मात्रा में कम हो जाएगा। इसमें विटामिन से युक्त संतरे, फल व विटामिन B12 युक्त अनाजों से रस खाद्यों के सेवन करना चाहिए। उसके बाद अगला है मूड स्विंग व भावात्मक परिवर्तन। इसमें भावात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे स्विंग की समस्या हो सकती है। गर्भवती मन में शिशु के स्वास्थ्य के लेकर मां बनने से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर के उलझन आ जाती है, जिसके दौरान कभी कभी क्रोध, खुशी, भय, उदासी एवं मन में अफसोस की भावना पनपने लगती है।
इसका समाधान क्या है? अच्छा और पौष्टिक आहार मूड स्विंग के लक्षण को कम करता है। मतलब जब अच्छा एवं पौष्टिक आहार रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इस तरीके के विचार नहीं आएंगे। उसके बाद अगला है जी मिचलाना। जी मिचलाना या प्रातःकालीन वमन। जी मिचलाना या जैसे मन में ऐसा आना कि पलटी हो जाएगी, या प्रातःकालीन जो वमन होती है उसमें ये समस्याएं होती हैं। तो इसका समाधान क्या है कि गर्भवती महिला को प्रातःकाल उठकर थोड़ा सा ठोस आहार जैसे टोस्ट, बिस्किट, भुने चने आदि खाना चाहिए तथा इसके पश्चात तरल पदार्थ लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पाचन संबंधी समस्याएं। इसमें पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं तथा पाचन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। इसमें हमने बताया आपको कि रेशा युक्त आहार लेना चाहिए। जैसे इसमें और भी समस्या समाधान कर सकते हैं, जैसे एक बार में पेट भर के नहीं खाना चाहिए, बल्कि दिन में 5-6 बार तथा थोड़ी थोड़ी भोजन करना चाहिए। इस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप एवं सूजन की जो समस्या आ जाती है। इसमें गर्भावस्था के दौरान शारीरिक भार में वृद्धि के साथ साथ रक्त की कुल मात्रा में 1 से 2 लीटर तक की वृद्धि हो जाती है, लेकिन तरल रक्त में वृद्धि के साथ साथ हीमोग्लोबिन अनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण रक्ताल्पता की समस्या आने लगती है। उसके बाद समाधान में देखते हैं रक्ताल्पता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जिस तत्वों में लौह तत्व पाए जाते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। जैसे पालक हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हो गई। उसके बाद ड्राई फ्रूट हो गए। ड्राई फ्रूट में कुछ विशेष ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश हो गया, छुहारा हो गया, उसके बाद जो है गुड़ हो गया। इस तरीके से इसको सबको लेकर के हम रक्ताल्पता की समस्या को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। गर्भावस्था में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो नॉर्मल की अपेक्षा कुछ % तक बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक के साथ साथ 2 लोगों का पोषण होना रहता है। इसीलिए इस अवस्था में जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। आइए हम देखते हैं गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। आइए हम देखते हैं गर्भावस्था में RDA के हिसाब से जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें पोषक तत्व, इसमें गर्भावस्था के पूर्व जो नॉर्मल महिला होती है उसकी जो पोषक तत्व है, और ये गर्भावस्था है तथा आहार के स्रोत जो होते हैं वो दिया गया है। इस तरीके से इसमें देखते हैं ऊर्जा। तो इसमें जो है 1940 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें मात्र तीसरी तिमाही में 200 प्लस की कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें नॉर्मल महिला का दिया गया है तथा इसमें जितना प्लस करना है वो प्लस करने की संख्या दिया गया है। इसमें इस तरीके से आप देखते हैं कि 200 प्लस कैलोरी की आवश्यकता होती है। और कैलोरी युक्त अनाज के लिए स्टार्च वाली सब्जियां, अनाज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, नट, इसमें वसा तथा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से हमें जो है एनर्जी व ऊर्जा मिलती है। उसके बाद देखते हैं फाइबर जो रेशा होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं दिया गया है तथा लेना चाहिए ताकि पाचन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएं। इसमें क्या है, बीन्स, साबुत अनाज, साबुत आहार, दालें, मेवा, जई, फल एवं सब्जियां। उसके बाद प्रोटीन इसमें 45 ग्राम है, इसमें 6 ग्राम प्लस कर देना है। और प्रोटीन युक्त तो आहार कौन सा होता है, जैसे मांस, मुर्गी पालन, मछली, अंडे, डेयरी उत्पादन, फलियां, नट आदि। उसके बाद देते हैं कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे थायमिन। ये विटामिन बी का जो होता है वो प्रकार है। थायमिन इसको विटामिन B1 कहते हैं। इसमें 0.8 mg तथा प्लस में 0.1 mg को बढ़ा देना है। आहार स्रोत क्या है, सब्जियां, फल, अंडे, साबुत अनाज, रोटी तथा कुछ मजबूत नाश्ता आदि। उसके बाद राइबोफ्लाविन, इसको विटामिन B2 बोला जाता है। इसमें कितने प्लस करने हैं, 0.3 mg प्लस करने हैं। और दूध, अंडे, पौष्टिक नाश्ता आदि इसके आहार्य स्रोत है। उसके बाद विटामिन C, इसमें 40 mg, इसमें 10 mg प्लस कर देना है। इसमें फल, सब्जियां। उसके बाद फोलेट, इसको विटामिन B9 बोला जाता है। इसमें 100 UG प्लस कर देना है। इसमें प्राप्ति के साधन क्या है, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, मटर, छोले आदि। उसके बाद विटामिन D, इसमें क्या है कि 10 प्लस कर देना है। इसमें क्या है, तैलीय, मछली, अंडे, पौष्टिक नाश्ता, अनाज, दूध, पाउडर आदि। उसके आगे देखते हैं विटामिन A, इसमें क्या है, 600 UG है तो इसमें 100 UG प्लस कर देना है। इसमें पनीर, अंडे, तैलीय मछली, पौष्टिक, कम वसा स्प्रेड, दूध आदि।
उसके बाद इसमें है नियासिन, इसको विटामिन B3 बोला जाता है। इसमें कोई प्लस नहीं करना है, 13 mg है, 13 mg ही लेना है। मांस, मछली, गेहूं का आटा, अंडे, दूध आदि। उसके बाद आगे देखते हैं इसको विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। इसमें 1.2 mg लेना है तथा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करना है। इसके प्राप्ति के साधन क्या है? सूअर का मांस, मुर्गी पालन, मछली, ब्रेड, साबुत अनाज, सब्जियां, सोयाबीन आदि। उसके बाद विटामिन B2, इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसमें 1.5 ग्राम है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। इसमें मांस, सालमन, कॉड मतलब मछली, वही कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, दूध, पनीर, अंडे, गुड़ वाले नाश्ते आदि। उसके बाद अगला है कैल्शियम। कैल्शियम 700 mg होता है। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। डेयरी उत्पादन, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, नट्स, सार्डिन एवं पिल्चर्ड आदि। उसके बाद ये फास्फोरस है, इसमें 585 mg है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। प्राप्ति साधन क्या है? लाल मांस, डेयरी उत्पादन, मछली, मुर्गी पालन आदि। उसके बाद अगला है फास्फोरस हो गया। उसके बाद अगला है मैग्नीशियम, इसमें 270 mg है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, भूरा चावल, रोटी, मछली का मांस, डेयरी खाद्य उत्पाद। भूरा चावल वही होता है जो उसको जो है घर का जो चावल बनाया हुआ होता है, घर का जो कूटा हुआ चावल होता है उसको भूरा चावल बोला जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सोडियम 1600 mg है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसमें सोडियम क्लोराइड सभी स्वाभाविक रूप से निम्न स्तर के खाद्य पदार्थों में जैसे कुछ तैयार मांस उत्पादन, पनीर, कुछ रोटी, नाश्ता, अनाज आदि ये है। उसके बाद क्लोराइड भी इसी सोडियम के अंतर्गत आता है। उसमें हम देखते हैं पोटेशियम में 3500 mg है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। फल, केले, कुछ सब्जियां, फूलगोभी, मूली, बंद गोभी, नट्स, बीज, मछली आदि। उसके बाद देखते हैं आयरन में 14.8 mg है। इसमें भी बढ़ोतरी नहीं है। यकृत, मांस, बीन्स, नट, सूखे मेवे, साबुत अनाज, सोयाबीन आदि। उसके बाद है जिंक, इसमें 7 mg है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। मांस, सेलफिश, डेयरी खाद्य पदार्थ, रोटी, अनाज आदि। उसके बाद है कॉपर 1.2 mg। इसमें क्या है? मेवे, शंख, ओफेल आदि। उसके बाद है सेलेनियम 16 UM है। इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। ब्राज़ील, नट्स, मछली, मांस, अंडे आदि। उसके बाद है आयोडीन 114 UG है। समुद्री मछली, सेलफिश, अनाज आदि। इस तरीके से आपने देखा जो कुछ मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, स्थूल पोषक तत्व होते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। जैसे ऊर्जा के लिए हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, इसमें सब में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं है। जितना नॉर्मल महिला को देना चाहिए उतना ही इस महिला के लिए भी है। उसके बाद देखते हैं गर्भावस्था में आहार नियोजन। जो गर्भावस्था का दौरान होता है उसमें आहार नियोजन कैसे किया जा सकता है। आहार नियोजन का मतलब होता है कि आहार मतलब होता है भोजन, नियोजन मतलब किसी चीज़ को करने के लिए योजना बनाना। जैसे किसी महिला को भोजन देना है तो उसके लिए क्या क्या योजना हमें बनाना चाहिए। जैसे इसमें योजना में क्या है कि पूरा दिन का एक रूटीन बना लेना चाहिए। जैसे सुबह में हमें क्या देना, दोपहर के भोजन में क्या देना है, फिर शाम को नाश्ते में क्या देना है, फिर रात के डिनर में क्या देना है। इस तरीके से पूरे दिन का रूटीन बनाना चाहिए और इस तरीके से बनाना चाहिए कि कोई भी पोषक तत्व छूटे ना तथा सभी प्रकार के पोषक तत्व गर्भवती महिला को मिल जाए, क्योंकि सभी पोषक तत्व का अपना अलग महत्व होता है। तो इस तरीके से आहार नियोजन करना चाहिए कि सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में गर्भवती महिला को प्राप्त हो जाए। उसके बाद आगे देखते हैं गर्भावस्था में आहार नियोजन में ध्यान देने योग्य बातें। आहार नियोजन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें ये पूरा चार्ट दिया गया है, क्या खाएं क्या ना खाएं तथा क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तथा क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आइए हम देखते हैं जो ध्यान देने योग्य मुख्य बातें होती हैं। जैसे माता तथा भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए शरीर निर्माणक एवं संरक्षण खाद्य पदार्थों को ऊर्जादायक एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ की अपेक्षा आहार में प्रमुखता देनी चाहिए।
क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है। उसके बाद भोजन में परिवर्तन एवं विभिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उचित पोषक तत्वों की सरलता से प्राप्त किया जाए। जैसे इनके खाने में अधिक मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थों को नहीं शामिल करना चाहिए तथा ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके गर्भवती महिला का आहार नियोजन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में गर्भवती महिला को समस्या ना हो। उसी वजह से प्रतिदिन के आहार में दूध, दही, पनीर व दूध से बने कुछ अन्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। गर्भवती महिला को सब्जियों का सूप तथा जूस का सेवन भी कराना चाहिए। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें हैं गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रख करके उनका आहार नियोजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस तरीके से हमने गर्भवती महिला से संबंधित सारी बातों को कवर किया है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।